15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, परंतु कई मायनों में आज़ादी अधूरी थी और इसको पूरा करने के लिए कई सारी बातें अभी बाकी थी। इन्हीं कई सारी बातों में एक समस्या थी देशी रियासतों के भारत में विलय की, जिसके बारे में पीछे हमने 2 और एपिसोड में बात किया है। अगर आपने उन एपिसोड को नहीं देखा है, तो आप उनको देख सकते हैं। उसी क्रम में आज हम जूनागढ़ रियासत के विलय की बात आगे बढ़ाएँगे। जूनागढ़ रियासत वर्तमान समय के गुजरात राज्य में स्थित एक छोटी रियासत थी अपेक्षाकृत, लेकिन मैंने पीछे के वीडियोज़ में बताया था कि सभी रियासतों का विलय कर लिया गया भारत संघ में, या जो पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ने वाली रियासतें थी, उनका पाकिस्तान में विलय कर दिया गया। लेकिन 3 महत्वपूर्ण रियासतों का विलय का मुद्दा बचा रहा, जिसमें से एक रियासत थी जूनागढ़, दूसरी रियासत थी हैदराबाद और तीसरी रियासत जम्मू एंड कश्मीर। पीछे हम लोगों ने हैदराबाद रियासत के विलय की कहानी को समझा। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम जूनागढ़ रियासत के विलय की बात करेंगे। तो जैसा कि हमने बताया कि जूनागढ़ बेसिकली गुजरात राज्य में स्थित अपेक्षाकृत एक छोटी रियासत थी और यहाँ का शासक था नवाब मोहम्मद महाबत खान जी थर्ड। तो जो नवाब मोहम्मद महाबत खान था, ये पाकिस्तान परस्त था और अपने रियासत की विलय को पाकिस्तान में करना चाहता था। इनके जो दीवान थे शाहनवाज भुट्टो, वो भी इस बात के समर्थन में थे कि जूनागढ़ रियासत का विलय पाकिस्तान में किया जाए। कहानी कुछ इस तरह से निर्मित होती है कि जूनागढ़ रियासत की अधिकांश आबादी हिंदू थी, 80% आबादी हिंदू थी, जबकि 15 से 20% आबादी में जैन और मुसलमान थे। महाबत खान चाहता था कि इसका विलय पाकिस्तान में हो जाए, लेकिन जिस आधार पे विभाजन हुआ था, विभाजन का आधार धार्मिक था और यह तय किया गया था कि वो हिस्से जहां पर मुस्लिम आबादी की बहुलता है, वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे, और जहां पर हिंदू आबादी की बहुलता है या नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन की बहुलता है, उस हिस्से को हम भारत में रखेंगे। तो एज पर रूल ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, इट शुड बी द पार्ट ऑफ इंडिया। जूनागढ़ रियासत को भारत का भाग होना चाहिए था, जैसा कि पहले से तय हुआ था, लेकिन जूनागढ़ के नवाब ने इसको पाकिस्तान में मिलाने का फैसला लिया। माउंटबेटन ने उसको समझाया कि देखिए, पाकिस्तान में विलय की आपकी जो मंशा है, वो लॉजिकल नहीं है, तार्किक नहीं है, और आप ऐसा करिए कि अपनी रियासत का विलय भारत संघ में करिए। पर नवाब का ये तर्क था कि नहीं, हम वेरावल के रास्ते कराची से जुड़े हुए हैं, समुद्री रास्ते से हम जुड़े हुए हैं, और वेरावल से कराची बहुत दूर नहीं है, इसलिए हम आसानी से पाकिस्तान के साथ रह सकते हैं समुद्री मार्ग से जुड़कर। माउंटबेटन का तर्क एक तर्क था, कोई संवैधानिक बाध्यता तो थी नहीं, क्योंकि जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया गया था 1947 में, उसमें देशी रियासतों को यह अधिकार दिया गया था कि वो चाहे तो भारत संघ में शामिल हो, चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो, या अपनी स्वतंत्र स्थिति को बनाए रखें। तो माउंटबेटन की सलाह को नजरअंदाज करते हुए महाबत खान ने यह तय किया कि हम अपनी रियासत पाकिस्तान में मिलाएंगे। और आज़ादी से पहले ही पाकिस्तान के जो कर्ता धर्ता थे मोहम्मद अली जिन्ना, उनके और जूनागढ़ के नवाब के बीच में एक बातचीत हो गई थी कि हम लोग एक दूसरे में विलय करेंगे। इनमें जो शाहनवाज भुट्टो साहब थे, ये दीवान थे जूनागढ़ रियासत के, और बाद में चलकर पाकिस्तान का बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवार बना, जिसमें शाहनवाज भुट्टो के बाद उनके बेटे जुल्फिकार अली भुट्टो हुए, जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद बेनजीर भुट्टो, और वर्तमान समय में बिलावल भुट्टो हैं, जो पाकिस्तानी राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्मित करते हैं। तो यहाँ से कहानी शुरू होती है कि शाहनवाज जुलाई 1947 में जिन्ना के साथ भुट्टो की मुलाकात होती है, और जिन्ना उनको सलाह देते हैं कि 15 अगस्त 1947 तक आप कैसे भी करके अपनी स्थिति को स्वतंत्र बनाए रखिए और हम आपको पाकिस्तान में विलय करवा लेंगे। शाहनवाज भुट्टो और महाबत खान के प्रयासों से 15 अगस्त 1947 तक जूनागढ़ रियासत ने अपनी स्वतंत्र स्थिति को बनाए रखा, लेकिन इस बीच में किसी तरह से कोई बातचीत नहीं हुई जिन्ना के बीच में। तो 19 अगस्त 1947 को शाहनवाज भुट्टो ने मोहम्मद अली जिन्ना को एक लेटर लिखा, और उसमें लिखा कि जूनागढ़ रियासत इस बात का इंतजार कर रही है कि कब उसको पाकिस्तान में विलय किया जाएगा, और आप जल्दी से जल्दी जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाए जाने की योजना को अमली जामा पहनाएं। लेकिन इस बीच में जिन्ना का कोई उत्तर नहीं आया, जिससे इनकी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई कि किधर जा रहे हैं हम। लेकिन इन्होंने दोबारा प्रयास किया और 4 सितंबर 1947 को पुनः एक पत्र लिखा जिन्ना को, शाहनवाज भुट्टो ने, और इसमें कहा कि आपने हमसे दिल्ली में ये वायदा किया था कि हम जूनागढ़ रियासत का पाकिस्तान में विलय करेंगे, आप उस वायदे को पूरा करिए, और वेरावल कराची से बहुत दूर नहीं है, हम दोनों एक साथ मिलकर रह सकते हैं। जिन्ना ने जवाब दिया कि ठीक है, हम जल्दी ही इस मुद्दे पर विचार करेंगे और अपनी कैबिनेट के समक्ष इस प्रस्ताव को रखेंगे। जिन्ना ने कैबिनेट के समक्ष उस प्रस्ताव को रखा, और 8 सितंबर 1947 को पाकिस्तानी कैबिनेट ने जूनागढ़ के विलय को स्वीकृति दी और जूनागढ़ और पाकिस्तान समझौते की घोषणा करी। जूनागढ़ के शासक पाकिस्तान में विलय के लिए तैयार हैं, ऐसा अनाउंसमेंट जिन्ना ने
8 सितंबर 1947 को किया। और जैसे ही 8 सितंबर 1947 को जिन्ना का अनाउंसमेंट होता है, जिन्ना की घोषणा होती है, वैसे ही भारत में खलबली मचती है। और 12 सितंबर 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध करते हुए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को एक पत्र लिखा। पत्र बेसिकली दो बातों पर बेस्ड था। एक तो इनका कहना था कि जूनागढ़ की 80% जनता हिंदू है, और अगर जूनागढ़ को पाकिस्तान में विलय किया जाता है तो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा जिन सिद्धांतों के आधार पर हुआ है, ये उनका उल्लंघन होगा। दूसरी बात, रायशुमारी नहीं हुई है, मतलब कि जो जनता है उससे राय नहीं ली गई है और भारत सरकार को कुछ भी बताया नहीं गया है, जबकि ये मामला दोनों के बीच का है और दोनों के बीच में मामला बटा हुआ है। तो जूनागढ़ के लोगों की सहमति के बिना ये कदम उठाया गया है, इसलिए कदम गलत है। और दूसरी बात यह है कि जूनागढ़ की 80% जनता हिंदू है और इसलिए भी ये बात गलत है। लेकिन पाकिस्तान ने इस आपत्ति का कोई जवाब नहीं दिया और 15 सितंबर 1947 को जूनागढ़ का पाकिस्तान में विलय हो गया है, ऐसा अनाउंसमेंट औपचारिक तौर पर पाकिस्तान सरकार द्वारा किया गया। अब ऐसी स्थिति में भारत सरकार के पास दो विकल्प थे, या तो वो जूनागढ़ को पाकिस्तान का हिस्सा मान ले या इसका विरोध करे। विरोध करने का जो शांतिपूर्ण तरीका था वो भी करके देख लिया गया, चिट्ठी पिट्ठी करके देख ली गई। तो अब शांतिपूर्ण तरीके से मामला संभव नहीं था, तो एकमात्र रास्ता था कि जूनागढ़ के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की घोषणा की जाए। भारत सरकार बिल्कुल तैयार थी जूनागढ़ के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई करने के लिए और भारतीय फौजों की रवानगी भी शुरू कर दी गई। और जैसे ही जूनागढ़ को यह पता चला कि भारतीय सेना जूनागढ़ की ओर चल चुकी है, तुरंत ही उसने लियाकत अली खान को चिट्ठी लिखी और कहा कि आप हमारी मदद करिए। 16 सितंबर 1947 को शाहनवाज भुट्टो ने लियाकत अली खान को चिट्ठी लिखी और पूछा कि आप किस तरह से हमारी मदद कर रहे हैं, और भारत जूनागढ़ पर आक्रमण कर रहा है तो हमारा पॉइंट ऑफ स्टैंड क्या होना चाहिए, आप हमको बताएं। लेकिन पाकिस्तान के पास कुछ खास करने के लिए था नहीं। पाकिस्तान ने घूम फिर के फिर माउंटबेटन से शिकायत करी। माउंटबेटन ने शिकायत सुनी और कहा कि भाई आप जो कर रहे हैं ये उसी का परिणाम है। आप जिस तरह की कार्रवाई भारत में कर रहे हैं और जिस तरह से गलत तरीके से आप पाकिस्तान पर, जूनागढ़ पर कब्जा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो भारत के पास इसके अलावा कोई विकल्प है नहीं। ये जो बीच की बातचीत होती रही, उन सबके बीच में 25 अक्टूबर 1947 को भारत सरकार ने पहला सैन्य कदम बढ़ाया और बीपी मेनन और भारतीय सेना ने जूनागढ़ में प्रवेश किया। जूनागढ़ की स्थिति बहुत अच्छी थी नहीं, उनके पास उतना सैन्य बल था नहीं कि वो भारत का विरोध कर पाते पाकिस्तान की सहायता के बिना, तो वो कर नहीं पाए। भारतीय नौसेना ने जूनागढ़ के तटीय क्षेत्रों को भी घेर लिया और वहां से नौसैनिक निगरानी करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके जूनागढ़ का प्रशासन कमजोर हुआ और वहां अराजकता का माहौल निर्मित हुआ। इस अराजकता से न निपट पाने के कारण से 26-27 अक्टूबर 1947 को जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान भाग गया। जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान भागा और अपनी बेगम और अपने कुत्तों, बेगम को तो छोड़ दिया, हवाई जहाज में जगह नहीं थी तो उसने अपनी एक बेगम को छोड़ दिया और बोला कि ऐसी बेगमें पाकिस्तान में और भी मिल जाएंगी, लेकिन ऐसे कुत्ते पाकिस्तान में नहीं मिलेंगे। तो जनता में ये कहावत प्रचलित थी कि जूनागढ़ में मनुष्य होने से बेहतर है कुत्ता होना, क्योंकि कुत्तों के लिए बहुत शौकीन था। कुत्तों का जो नवाब था, कुत्तों का बड़ा शौकीन था और उनके रहने खाने पीने सबकी बहुत उत्तम व्यवस्था करता था। नौकर चाकर लगे हुए थे, कुत्तों के पास सोने के गहने थे, कुत्तों के लिए अपने पास महल था, कुत्तों के रखरखाव के लिए नौकर लगे हुए होते थे। बहुत सारी ऐसी बातें थी जो मनुष्य से बेहतर सुविधाएं दे रही थी कुत्तों को। खैर, नवाब भाग गया। नवाब के भागने से जूनागढ़ का राजनीतिक संकट और गहन हो गया और इसी बीच में 7 नवंबर 1947 को बीपी मेनन और भारतीय सेना ने जूनागढ़ पर कब्जा कर लिया और 8 नवंबर 1947 को जूनागढ़ के नवाब दीवान शाहनवाज भुट्टो, नवाब नहीं दीवान शाहनवाज भुट्टो ने भारतीय प्रशासन को सत्ता सौंपने की पेशकश की और 9 नवंबर 1947 को भारतीय सरकार ने आधिकारिक रूप से जूनागढ़ पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और इस बात की औपचारिक सूचना लियाकत अली खान को तुरंत दे दी गई और समस्या के स्थायी समाधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने यहाँ पर जन्म संग्रह कराने का निर्णय लिया और 20 फरवरी 1948 को जन्म संग्रह करवाया गया, जिसमें 99.95% लोगों ने जूनागढ़ के भारत में विलय के पक्ष में मत दिया और जूनागढ़ को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल कर लिया गया। अगर इस दृष्टि से हम देखें तो जूनागढ़ एक बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पॉइंट था जिसे भारत में शामिल किया जाना अत्यंत आवश्यक था और सरदार पटेल और बीपी मेनन के जो रणनीति थी शामिल करने की जूनागढ़ को पाकिस्तान भारत में, वो बहुत ही सराहनीय थी और इसने भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। भारतीय सेना ने निश्चित तौर पर अदम्य साहस पराक्रम दिखाया और जूनागढ़ को आसानी से भारत में विलय कर लिया गया, लेकिन इस दौरान हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जूनागढ़ की जनता ने भी जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाए जाने का विरोध किया और भारत में उसके विलय के लिए आंदोलन चलाया।
इस आंदोलन में जो जूनागढ़ और उसके आसपास के क्षेत्र थे, मतलब कि बंबई तब तो गुजरात था नहीं, वो बॉम्बे प्रोविंस का हिस्सा था, तो बॉम्बे प्रोविंस के जितने महत्वपूर्ण क्षेत्र थे वहां की जनता ने जूनागढ़ को भारत में विलय किए जाने के समर्थन में एक आंदोलन चलाया। इस आंदोलन का नाम था आरजे हकीकत। और इस आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निर्मित करी श्यामल दास गांधी ने, जो कि महात्मा गांधी के भतीजे थे। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में उनका नाम हम भूल गए हैं, लेकिन उन्होंने, श्यामल दास गांधी ने एक आंदोलन चलाया आरजे हकीकत नाम से, जिसका उद्देश्य था कि हम जूनागढ़ को किसी भी तरह से करके भारत संघ में विलय करवाएं। जूनागढ़ से सटे हुए दो रियासतों मंगरौल और बाबरियावाड़ ने अपने आप को जूनागढ़ से स्वतंत्र घोषित करके और अपना विलय कर दिया। कहां पर? भारत संघ में। हालांकि जूनागढ़ ने बलपूर्वक उनको दबाने का कोशिश किया, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। सरकार की आर्थिक नाकाबंदी और भारत सरकार की सैन्य पहल के कारण से ऐसा हो पाना संभव नहीं हुआ। तो अगर इस बात से हम समझें कि कैसे विलय हुआ, तो आंतरिक विद्रोह की भी स्थिति बनी विलय के लिए, और सेना का भी अपना काम रहा, जिसके कारण से विलय की प्रक्रिया आसान हो गई। तो इस तरह से विलय कर लिया गया।